हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश दत्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक। जैसा कि हमने पिछले कई वीडियोस में बीएससी और इंटर से रिलेटेड कंटेंट लेकर के आ रहे थे, उन्हीं को हमने कवर किया। और आज के हम इस वीडियो में 11th के सिलेबस को भी टच करने जा रहे हैं। 11th के सिलेबस का पहली यूनिट का पहला चैप्टर, उसको हम लोग आज कवर करेंगे, यानी जीव जगत, लिविंग वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज जो लिविंग बींग्स होते हैं, हम लोगों ने पहले भी छोटी क्लासेस में हम लोगों को पढ़ा दिया जाता है कि जो जीवित हैं और अजीवित हैं उनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा जो है चीज़ें जानने लायक नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेन फीचर्स हैं उनको हम लोग समझते हैं कि आखिरकार जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या बोलते हैं और उनको कैसे डिफाइन करते हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उससे रिलेटेड सारे जो है चीज़ों को, यानी कि अगर हम ओवरऑल इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में टोटली हमको क्लासिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, वर्गीकरण से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है और उसको हम लोग किस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहीं से जो है बायोलॉजी शुरू होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनमें लक्षण क्या क्या पाए जाते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऐसे जीव या ऐसी जो है चीज़ें जो ग्रोथ कर सकती हैं, श्वसन कर सकती हैं, रिप्रोडक्शन कर सकती हैं और उत्सर्जन कर सकती हैं, गमन कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाई जाती हैं, वही जीवित जीव कहलाते हैं। बाकी सब निर्जीव होते हैं। अगर हम बात करें कि जीवन किसमें संभव होता है, केवल लिविंग सेल्स में, ओनली लिविंग सेल्स। केवल अगर जीवित कोशिकाएं हैं या पर्टिकुलर कोई एक कोशिका है या बहुकोशिकीय जंतु है या कोई पौधा है, तो वो सब लिविंग कंडीशन पर तभी होगा जब उसकी कोशिका जीवित होगी। उसमें उसका प्रोटोप्लाज्म वेल डेवलप होना चाहिए, न्यूक्लियस वेल डेवलप होना चाहिए, उसका जेनेटिक मटेरियल अच्छी तरह से वर्क करता हुआ होना चाहिए। सभी जीवित कोशिकाओं में या सभी जीवों में वृद्धि करने की क्षमता होती है, यानी कि सभी वृद्धि कर सकती हैं और निर्जीव चीज वृद्धि नहीं कर सकती। जैसे ये मेरे पास एक जो है पेन है, ये एक नॉन लिविंग थिंग है। ये जितना इसको बना दिया गया है, ये आने वाले 1000 साल तक भी इतना ही रहेगा। लेकिन अगर कोई जीवित कोशिका है या कोई जीव है, अगर छोटा सा कोई भी हमने एक सीड लगाया, पौधा उगा, वो पौधा अगर यहाँ पर हमने उसको जर्मिनेट करा दिया, तो आज अगर अभी इतना है तो आने वाले 500 साल में वो बहुत बड़ा विशालकाय वृक्ष बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जीवों में या सजीवों में ग्रोथ करने की क्षमता पाई जाती है, यानी कि प्रत्येक जीव जीवन प्राप्त होने से लेकर मृत्यु के पहले तक वृद्धि कर सकता है। ठीक है, यही जीवन है। जो भी जीव भोजन ग्रहण करेगा, उसका पाचन करेगा, पाचन करने के बाद उत्सर्जन करेगा, ये सभी जीवित जीवों के लक्षण कहलाते हैं। खैर, अब इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, ये छोटी क्लासेस की चीज़ें हैं, इसको आप लोग और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन हाँ, अब इसके बाद जो मेन टॉपिक्स आते हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स, यानी जीव जगत में विविधता। अगर जीव जगत में विविधताएं हैं, यानी हम अगर बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फंजाई, ये सारी चीज़ें बहुत सारे जीवों का एक कॉम्बिनेशन है। बहुत ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो हम उनको पहचानते कैसे हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। तो अगर हम पर्टिकुलर किसी एक जीव की बात करें, तो अगर जैसे जो है हो गया पोटैटो को अगर जो है हम लोग बात करते हैं, तो अगर हमारे यहाँ पर पोटैटो को आलू कहा जाता है, तो किसी अन्य जो है जगह पर उसी को अलग नाम से जाना जा सकता है। और विश्व में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर एक जीव के अलग अलग नाम पुकारे जाते हैं। इसके कारण इसमें कॉम्प्लिसिटी बहुत ज़्यादा आती है और हमारा ब्रेन एक जीव के लिए हजारों नाम याद नहीं रख सकता।
या उसमें कन्फ्यूज़न आएगा। ठीक है, तो उसको जो है सिंप्लीफाई करने के लिए नॉमनक्लेचर पद्धति बनाई गई। ठीक है, यानी नामकरण। अगर कोई जीव पैदा होगा तो उसका नामकरण किया जाएगा। शेर का बच्चा पैदा होगा तो उसको जो है शेर ही कहा जाएगा, गधा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो मनुष्यों में भी अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसमें भी हम लोग नामकरण करते हैं कि ये राम है, ये श्याम है। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट जन्म लेता है तो उसका सबसे पहले नॉमनक्लेचर किया जाता है कि आखिरकार उसको किसी कैटेगरी में रखा जाए और उसका एक नामकरण कर दिया जाए, तो सारे व्यक्ति उसी नाम से उस जीव को पहचाने। यही नॉमनक्लेचर कहलाता है। अब जो कैरोलस लिनियस साहब ने जो नामकरण की जो पद्धति दी थी, बाइनोमियल नॉमनक्लेचर पद्धति जो है ये कहलाती है, तो इस पद्धति के अनुसार उन्होंने कुछ विशेष टर्म्स को यूज़ किया था। उन्होंने जो है ये कहा था कि अगर किसी भी जीव का एक से अधिक नाम होगा या पूरे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में एक जीव के अलग अलग नाम होंगे तो उसमें जो है जीव को सारे नाम याद रखने में कठिनता होगी, थोड़ा सा जो है कठिनाई जरूर होगी। तो इसको आसान बनाने के लिए उन्होंने एक बाइनोमियल नॉमनक्लेचर पद्धति को चुना और उन्होंने सबसे पहले बाइनोमियल नॉमनक्लेचर पद्धति के अनुसार एक ऐसे ऐसे जो है कुछ विशेष टर्म बना दिए जो कि पूरे वर्ल्ड में उसी नामकरण पद्धति को पहचाना जाता है। उन्होंने कुछ नियम फॉलो किए थे, कुछ नियम बनाए थे जिसको कहा था कि सारे विश्व के देश में वैज्ञानिक और सभी जो है व्यक्ति उसी नामकरण पद्धति का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि पहला है कि किसी भी जीव के नाम में 2 शब्द होने चाहिए। ठीक है, यानी 2 शब्दों से मिलकर के किसी भी जीव का नाम होना चाहिए। दूसरा, जो पहला शब्द होगा वो जो है कहलाएगा जीनस, जीनस यानी वंश, और जो दूसरा शब्द होगा, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, इसको हम लोग स्पीशीज बोलते हैं, यानी जाति। पहला शब्द उन्होंने क्या बताया था कि प्रत्येक जीव के नामकरण में नाम में 2 शब्द होंगे। पहला शब्द जीनस होगा और दूसरा शब्द स्पीशीज यानी जाति होगी। जीनस को वंश कहते हैं, स्पीशीज को जाति कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है उन्होंने एक चीज और बताई कि अगर जब भी हम लोग किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसमें जो जीनस होगा, जीनस का पहला लेटर कैपिटल से बनेगा और स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल से बनेगा, और दोनों ही शब्द इटैलिक भाषा में लिखे जाएंगे। ये उनका नियम था कि दोनों ही शब्द यानी जीनस और स्पीशीज इटैलिक भाषा में लिखे जाएंगे। तो इटैलिक भाषा अगर सभी व्यक्ति नहीं लिख पाते हैं तो उन्होंने बताया कि अगर इटैलिक भाषा का प्रयोग सभी नहीं कर पाते तो उसके लिए जीनस और स्पीशीज यानी 2 साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन करना अनिवार्य है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए होंगे और अगर कहीं किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम पूछा जाता है उसमें अगर हम लोग लिख देते हैं और सही लिख करके आते हैं, ठीक है, वो अगर जो है सही भी है, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का है, पोटैटो का बोटेनिकल नेम है, लेकिन अगर हमने सोलेनम में एस कैपिटल से बना दिया, ट्यूबरोसम में भी टी जो है कैपिटल से बना दिया तो ये गलत हो गया। हमको नाम तो पता है सोलेनम ट्यूबरोसम है, लेकिन अगर एस कैपिटल से और टी भी कैपिटल से है तो गलत। अगर आपने टी स्मॉल से बना दिया, एस कैपिटल से बना दिया, सही तो है, लेकिन आपने अंडरलाइन नहीं किया तो ये एक अक्षम्य गलती है, इसको नहीं माफ़ किया जाता, ये आपका नंबर जरूर काट देगा। ठीक है, इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर आप रफली भी कहीं लिख रहे हैं तो एक आदत डाल लीजिए कि आपको ये रूल्स फॉलो जरूर करने हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब आते हैं 3rd पॉइंट पर, जो कि है हमारा टैक्सोनॉमी।
टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी। वर्गीकी क्या है? किसी भी जीव को एक निश्चित सिस्टमैटिक पोजीशन पर रखना, एक निश्चित क्रमानुसार उसको रख देना, वो कहलाता है वर्गीकी। उसके लक्षणों की पहचान करना, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटना, वो कहलाता है टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी अगर हमको जो है पूरी क्लियर है तो फिर हम क्लासिफिकेशन जीव का कर सकते हैं। तो टैक्सोनॉमी में कुछ विशेष टर्म जो है यूज किए गए थे जो कि मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला जो टर्म है यहाँ पर ऊपर से अगर हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है स्पीसीज, स्पीसीज, फिर दूसरा है जीनस, फिर तीसरा है फैमिली, फिर है ऑर्डर, फिर है क्लास और फाइलम या डिवीजन, लास्ट में है किंगडम। ठीक है, यानी जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ या भाग, और ये हो गया जगत। ठीक है, ये हो गया जगत। अब पूरे प्लांट किंगडम को या तो पूरे जो है हमारे बायोटिक वर्ल्ड को दो भागों में मोस्टली डिवाइड किया गया है। एक हो गया जंतु जगत, एक हो गया पादप जगत यानी एनिमेलिया और प्लांटी। ठीक है, तो इतनी चीजें ये टर्म हैं। अब इन टर्म्स की बात करते हैं तो हम लोग इसको इस वे पर नहीं लिखते हैं, हम लोग इसका जस्ट अपोजिट उल्टा लिखते हैं। जो किंगडम होगा वो सबसे ऊपर लिखा जाएगा, फिर फाइलम, किंगडम के नीचे, इस तरह से सिस्टमेटिक पोजीशन पर लिखते हुए लास्ट में स्पीसीज तक आते हैं। और याद रखिएगा, किसी भी वर्गीकरण में या टैक्सोनॉमी की सबसे स्मॉल यूनिट, कभी कभी जो है एक नंबर में कोई भी पूछता है कि टैक्सोनॉमी में या वर्गीकरण में या वर्गीकी में सबसे छोटी इकाई क्या है, वो है स्पीसीज। जाति को सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। क्लियर? तो इतनी चीज को हम लोगों को विशेष ध्यान देना है। अब इसके बाद सीधे जो है चलते हैं जाति। जाति जो है सबसे एक छोटी इकाई है। किसी पर्टिकुलर एक जाति के अंतर्गत केवल एक ही जीनस आएगा। ठीक है, एक जाति के अंतर्गत एक ही जीनस, लेकिन किसी एक जीनस के अंतर्गत बहुत सारी जातियां हो सकती हैं। और इसी तरह से किसी एक जीनस के अंतर्गत केवल एक ही फैमिली होगी। जैसे जो है सोलेनम ट्यूबरोसम आलू है, सोलेनम उसका जो है वंश है, सोलेनम वंश है, और ट्यूबरोसम जो है उसकी स्पीसीज है, जाति है। ठीक है, इस ट्यूबरोसम के अंतर्गत केवल जो है सोलेनम ही एक इसका वंश होगा, लेकिन इस सोलेनम के अंतर्गत बहुत सारी जातियां हो सकती हैं, यानी कि एक वंश के अंतर्गत बहुत सारी जातियां हो सकती हैं। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली से जो है रिलेटेड बहुत सारे जो प्लांट्स आते हैं वो सब जो है इसी तरह से कैटेगराइज किए गए हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं फैमिली में। तो किसी एक फैमिली में जैसे जो है सोलेनम का हो गया सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, इस सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि सोलेनम वंश और ट्यूबरोसम जाति, एक वंश के अंतर्गत केवल एक ही फैमिली आएगी और एक फैमिली के अंतर्गत कई सारे वंश आ सकते हैं। और इसी तरह से जस्ट अपोजिट करते चले जाएं कि एक ऑर्डर के अंतर्गत कई फैमिलीज को रखा जा सकता है, लेकिन एक फैमिली के अंतर्गत केवल एक ही ऑर्डर होगा। और इसी तरह से क्लास के अंतर्गत एक क्लास के अंतर्गत कई ऑर्डर जो है आ सकते हैं और एक ऑर्डर में केवल एक ही क्लास आएगा। डिवीज़न और फाइलम में अंतर बता देता हूँ कि, और एग्ज़ाम में भी याद रखिएगा कि इसमें कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। जो फाइलम होता है यानी संघ, ये हमेशा एनिमल किंगडम के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम किसी जंतु का क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो हम फाइलम टर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर हम किसी प्लांट किंगडम का या किसी प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम उसमें डिवीज़न टर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो किंगडम हो गया, किंगडम जो है या तो एनिमेलिया या तो प्लांटी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो है दो अलग अलग, एक एनिमेलिया का और एक प्लांटी का क्लासिफिकेशन दर्शाया है। जरा जो इसको समझिएगा।
क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। सबसे पहले जो है हमने ह्यूमन का क्लासिफिकेशन किया है, मानव का। इसमें लिखा हुआ है किंगडम, तो मनुष्य जो है किस में आता है, एनिमैलिया में, क्योंकि जंतु है, मनुष्य भी एक जानवर है, जंतु है, तो वो एनिमैलिया के अंतर्गत लिखा जाएगा। ठीक है। जो इसका फाइलम, यानी मैंने बताया था कि फाइलम किसके लिए यूज होगा, एनिमल्स के लिए, तो इसका फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। ये जो है कॉर्डेटा फाइलम के अंतर्गत आता है, संघ के अंतर्गत आता है। इसका क्लास क्या है, मैमेलिया। मैमेलिया क्यों, क्योंकि इसमें जो है ये मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ये स्तनधारी वर्ग का जंतु है। और जो इसका ऑर्डर है ये प्राइमेट्स है, ये होमोनाइडी या होमोनिडी इसकी फैमिली है, और जीनस इसका होमो और स्पीसीज सेपियंस। अब यहाँ पर आप देखिएगा, गौर करिएगा, जीनस में पहला अक्षर कैपिटल लेटर से है और स्पीसीज में पहला अक्षर स्मॉल लेटर से है, और हम इटैलिक भाषा नहीं लिख सकते, इसलिए हमने दोनों को अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको जरूर जो है नोटिस करिएगा, और रफ में हो चाहे फेयर में कहीं पर भी लिखें अगर साइंटिफिक नेम, तो उसको अंडरलाइन जरूर करें। फिर आते हैं मैंगो के क्लासिफिकेशन में। ठीक है, आम में तो किंगडम इसका क्या है, प्लांटी, क्यों, ये एक प्लांट किंगडम का जो है सदस्य है। फिर इसका डिवीज़न, हमने ऊपर क्या यूज़ किया था, जो फाइलम यूज़ किया था, यहाँ पर डिवीज़न, क्योंकि ये एनिमल है और ये प्लांट है, तो यहाँ पर जो है डिवीज़न यूज़ करेंगे। तो डिवीज़न क्या है इसका, एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी यानी कि पुष्पीय पौधे, आवृत्त बीजी पौधे। ठीक है, इसका क्लास क्या है, डाइकॉटलिडनी, क्योंकि ये डाइकॉट का प्लांट है। ऑर्डर इसका जो है सेपेंडियल्स है। सेपेंडियल्स जो ऑर्डर होता है, जहाँ पर भी, याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको पहचानने की मैं ट्रिक बता दूं, कि जहाँ पर भी एल से जुड़ जाए, सफिक्स एल से जुड़ जाए, ALES, एल्स, वो ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, अगर जो है इसी तरह से NAE, डनी, या NAE या DONEE अगर जुड़े तो ये क्लास हो जाएगा। फैमिली में क्या जो है टर्म है कि अगर AC जुड़े, ACEAE, AC अगर जो है सफिक्स से जुड़ जाए तो ये फैमिली कहलाएगी। तो इसकी फैमिली क्या है, एनाकार्डिएसी। मैंगो की जो फैमिली है वो एनाकार्डिएसी है। इसका साइंटिफिक नेम में इसका जीनस क्या है, मैंगीफेरा, स्पीसीज क्या है, इंडिका। ठीक है, तो हमको जो है इस तरह से इसको समझना है। अगर जो है अच्छा लगा है ना, तो इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है देखते हैं, टैक्सोनॉमिक टूल्स। टूल्स यानी औजार, हथियार, कोई साधन, कोई जो है हमको हेल्प करने वाली चीज़। ठीक है, ये होता है टैक्सोनॉमिक टूल्स यानी वर्गीकी सहायता साधन। ये जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब NCERT बेस्ड है, लेकिन हाँ जो टर्म्स आगे मैं जो है सारी चीज़ें डिटेल बताने वाला हूँ तो वो थोड़ा सा जो है बुक्स में नहीं मिलती है, उसको जाने क्यों काट दिया गया है, जबकि इम्पोर्टेंट है, उसको जो है आप लोगों को फॉर द नॉलेज आपको बताऊँगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इसमें टैक्सोनॉमिक टूल्स जो कि वर्गीकी को, वर्गीकरण को इजी बनाने के लिए, वर्गीकरण को आसान बनाने के लिए कुछ टूल्स, कुछ औजार, कुछ हथियार बनाए गए हैं, उनको हम लोग टैक्सोनॉमिक टूल्स कहते हैं। ये ऐसे हथियार नहीं हैं कि जो है हमने हथौड़ा ले लिया और जो है जो स्क्रू ड्राइवर वगैरह वो ले लिया, नहीं, ये कुछ अलग टूल्स हैं, ये बायोलॉजी से रिलेटेड टूल्स हैं। जैसे सबसे पहला हो गया हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, आप लोगों ने जो है ज़रूर सुना होगा कि हम जब किसी सूखे पौधों को, जब किसी कंप्रेस्ड सूखे पौधों को एक पेपर शीट पर पेस्ट कर देते हैं तो वही हमारा कहलाता है हर्बेरियम शीट, वो हमारा हर्बेरियम हो गया। ठीक है, हर्बेरियम शीट का जो साइज़ होता है वो होता है 11.1 इंच इंटू 17 इंच, यानी कि अगर जैसे ये अगर कोई हर्बेरियम शीट है तो ये होगा 11.5 इंच और इसका जो साइज़ होगा वो 17 इंच होगा।
अब हम कोई भी प्लांट को कलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं, लेकिन पेस्ट करने के पहले, इसको चिपकाने के पहले इसकी प्रोसेस होती है कि पहले हम प्लांट का पूरा वाटर जो है वेपराइज करा दें, जिससे कि इसमें फंगस ना लगे और सीड खराब ना हो। तो उसके लिए हम लोग प्रेशर मशीन का भी यूज़ कर लेते हैं। तो वो अलग जो है किसी दिन इसका भी एक अलग वीडियो बना दूंगा और इसकी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल भी दे दूंगा। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिएगा कि हर्बेरियम सीड का जो साइज़ होता है 11.5 × 17 इंच का होता है। ठीक है, तो अब हर्बेरियम बहुत बड़े बड़े जो है विश्व में हर्बेरियम बने हुए हैं और हमारे भी जो है देश में कुछ हर्बेरियाज हैं। देखिए एक चीज़ समझिएगा कि हर्बेरियम आपने समझा, दिस वन इज हर्बेरियम। जब इसके बहुत सारे कागज को एक स्थान पर, एक फाइल पर सेट करके एक जगह पर रख दिया जाता है तो वही जो है हर्बेरिया कहलाता है। ठीक है, हर्बेरियम ये है और हर्बेरिया जहाँ पर इनको रखा जाता है वो हर्बेरिया कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि हर्बेरियम के लिए जो भी प्लांट जहाँ से कलेक्ट किया जाता है तो वो सारे प्लांट्स जिस टाइम पर कलेक्ट किया है वो टाइम यहाँ पर जो है मेंशन करते हैं। कलेक्शन प्लेस, कलेक्टेड बाई, किसने कलेक्ट किया, कहाँ से कलेक्ट किया, उसका टाइम क्या था, AM था कि PM था, ये सारी चीज़ें, लोकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग उस पर मेंशन करते हैं, जिससे कि हमको आने वाले समय में प्लांट को पहचानने में सरलता होती है कि हम लोगों ने इसको कहाँ से कलेक्ट किया था और कितने समय कलेक्ट किया था, ये फ्लावरिंग कंडीशन में था कि नहीं था, उसकी क्या स्टेज थी, ये सारी चीज़ें हम लोग मेंशन कर देते हैं। ये थोड़ा सा जो है अलग टॉपिक है, मैं इसको बाद में बता दूंगा। ठीक है, अब जो विश्व में अलग अलग बड़े बड़े जो है हर्बेरियाज बने हुए हैं जहाँ पर बहुत सारे हर्बेरियम्स को रखा गया है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि किताबों में नहीं मिलेगा, मैं अलग से थोड़ा सा इसको हाथ हटा लूँगा, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला है रॉयल बॉटेनिक गार्डन, क्यू, ब्रिटेन। 1841 में इसकी स्थापना हुई थी। 60 लाख से भी अधिक हर्बेरियम्स को यहाँ कलेक्ट किया गया है। 60 लाख से भी ज़्यादा हर्बेरियम को यहाँ कलेक्ट किया गया है। दूसरा है ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, लंदन, ग्रेट ब्रिटेन। ये 1753 में इसकी स्थापना हुई थी। 40 लाख से भी ज़्यादा हर्बेरियम्स को यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर स्टोर कर दिया गया है। तीसरा है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, हावड़ा, कलकत्ता। 1793 में ब्रिटिश पीरियड पर जो है इसको कलेक्ट किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी, जहाँ पर 15 लाख से भी ज़्यादा हर्बेरियम्स को यहाँ स्टोर किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो है मैंने एग्जांपल दे दिए हैं, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में एग्जांपल सहित लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। ठीक है, दूसरा है बॉटेनिकल गार्डन, जहाँ पर हर्बेरियम में हम लोग मृत प्लांट को ही कलेक्ट करते थे, यानी कि प्लांट जीवित नहीं रहता था तो या प्लांट के टुकड़े को हम लोग कलेक्ट करते थे और प्रिजर्व करते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग बॉटेनिकल गार्डन में जीवित पौधों को ही यहाँ पर कंजर्व करते हैं, जीवित पौधों को ही यहाँ पर कलेक्शन इनका बनाते हैं, उसी को हम लोग बॉटेनिकल गार्डन कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये मृत, ये जीवित। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहला है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, शिवपुर, वेस्ट बंगाल। इसकी स्थापना 1787 में हुई थी। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश में है। 1929 में, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। एक जो है बहुत बड़े नवाब थे, उनके द्वारा जो है इनकी स्थापना की गई थी। फिर एक है लॉयड बॉटेनिकल गार्डन, दार्जिलिंग। 1878 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा बॉटेनिकल गार्डन है। फिर नेक्स्ट है बॉटेनिकल गार्डन, सहारनपुर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। 1779 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये जो है बॉटेनिकल गार्डन काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, तो कभी इनका विजिट करिएगा। नेक्स्ट है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम एक
ऐसा क्षेत्र होता है, ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर पौधों को और एनिमल्स को हम लोग मृत अवस्था में प्रिजर्व कर करके रखते हैं। ठीक है, मृत अवस्था में, ये जीवित अवस्था, ये मृत अवस्था, ये मृत अवस्था। क्लियर? यानी म्यूजियम में भी हम लोग ऐसे जीवों को संरक्षित करते हैं जो मृत हो चुके हैं या मृत कंडीशन में ही उनको हम लोग डेड कंडीशन में कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो उनको प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग जो फार्मलिन वगैरह है ना, फार्मलिन में हम किसी भी एनिमल को या प्लांट को डाल करके उसकी स्लिप लगा करके रख देते हैं, टैग लगा करके, कि हमें उसको आने वाले कई साल तक जो है उसको उसी तरह से देखने को मिल जाए और उसकी हम स्टडी कर सकें, आइडेंटिफिकेशन कर सकें। ठीक है, तो म्यूज़ियम में तो 2 ही म्यूज़ियम को मैंने मेंशन किया हुआ है, हालांकि होते बहुत सारे हैं। पहला है स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम रशिया, ये बहुत बड़ा म्यूजियम है। ठीक है, एक हमारे इंडिया में है मद्रास म्यूजियम, इंडिया का है ये भी बहुत बड़ा म्यूजियम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं जूलॉजिकल पार्क। जैसे हमने बॉटेनिकल गार्डन पढ़ा था, ये जूलॉजिकल पार्क या इसी को जू, चिड़ियाघर कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया चिड़ियाघर। तो बॉटेनिकल गार्डन में जीवित पौधों को हम कंजर्व करते हैं, तो यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क में हम जीवित एनिमल्स को कंजर्व करते हैं। इतनी चीज़ याद रखिएगा, मैं बहुत ही सरल वे पर आप लोगों को डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है आप लोग मुझको बता दें। अगर जो है चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप लोग लाइक करें और बहुत ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं इसमें हम जीवित जीवों को या जीवित एनिमल्स को कंजर्व करते हैं, जीवित अवस्था में ही कंजर्व करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। तो इसमें मैंने जो है 3 उठाए हुए हैं, जिसमें कि नेशनल जूलॉजिकल गार्डन ऑफ अफ्रीका, ये बहुत बड़ा पार्क है ये, इसमें आप नेट में देख सकते हैं, मिल जाएगा ये। एक है लंदन जू, ये सबसे पुराना जू है लंदन का, ये लंदन जू के नाम से है, ये सबसे पुराना है, वर्ल्ड का सबसे पुराना जू है ये, और ये साइंटिफिक जू भी कहलाता है, यहाँ पर बहुत रिसर्च होती है। फिर एक है हमारे इंडिया का ही है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है, नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा। ये उड़ीसा में है नंदनकानन, जहाँ पर टाइगरों को कंजर्व किया गया, वाइट टाइगर यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, एक जो लास्ट टॉपिक है अब हमारा, ये है की यानी टैक्सोनॉमी की, वर्ग की कुंजी, की मीन्स चाबी, कुंजी। ठीक है, अगर इस चाबी की बात करते हैं तो आखिरकार ये जो है चाबी किस ताले में लगती है, तो इसका ताला है कि अनआइडेंटिफाइड एनिमल्स या प्लांट्स। जैसे अगर हम बात करते हैं हर्बेरियम की, कि हर्बेरियम में जो भी प्लांट्स हर्बेरियाज में पेपर सीट पर कंजर्व किए गए हैं, प्रिजर्व किए गए हैं, हम लोग कोई भी अगर जैसे एक हमको अनआइडेंटिफाइड प्लांट जो है, अननोन प्लांट मिल गया, तो अब हम उसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सीधे कहाँ जाएंगे, हर्बेरिया में। हर्बेरिया का जो है लॉक खोलेंगे, अलमीरा खोलेंगे, हम उस पौधे से रिलेटेड, जो पौधे में अगर जैसे सपोज एक प्लांट ये जो है हमको अनआइडेंटिफाइड मिला हुआ है, इसमें जो जो भी कैरेक्टर्स हमको दिखाई दे रहे हैं, उन कैरेक्टर्स को हम पहले अलग करेंगे, यानी कि उन कैरेक्टर्स को नोटिस करके एक जगह पर राइट डाउन कर लेते हैं, उनको लिख लेते हैं, ताकि हमको ढूंढने में सरलता हो। और फिर इसके बाद हर्बेरियम सीट को निकालते हैं और इन्हीं कैरेक्टर से रिलेटेड जो भी अगर कैरेक्टर्स इन सीट्स में मिल जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये पौधा किसी पर्टिकुलर एक हर्बेरियम में लगे हुए प्लांट का निकटवर्ती है, हम उसको उस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो टैक्सोनॉमी की का मतलब है एक कंपैरिजन करके, कंपेयर करके किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये टैक्सोनॉमी की कहलाती, कुंजी कहलाती है। तो आज का जो है ये टॉपिक जो कि पहले चैप्टर से रिलेटेड था और छोटा चैप्टर था, ये आज पूरे लेक्चर में मैंने जो है कंप्लीट कर दिया है। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर ज़रूर सेट कर दीजिए ताकि सबको मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टाइम से मिलता रहे। और हाँ, मैं अब 11th क्लास की पूरी जो है किताब की सीरीज़ लेकर के आऊँगा। चैप्टर वाइज जितने भी पार्ट्स इसके बनेंगे मैं उसका वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।